3 दिन में करीब 185 मिनट तक संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री बोलते हैं। 100 मिनट तक कृषि कानूनों पर अपनी बात रखते हैं, कानूनों पर पूरा भरोसा देते हैं। लेकिन आज ही खबर आती है कि आंदोलनकारी अब राजस्थान में टोल प्लाजा और देश भर में रेल रोकने की तारीख तय कर चुके हैं। तब जरूरी है सियासत की खबरों में आज के सबसे बड़ी दस्तक आप जाने। रात के 10 बज रहे हैं, वक्त दस्तक का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। प्रधानमंत्री ने आज 3 बड़ी बातें लोकसभा में कही। पहली ये कि एक तरफ किसानों का पवित्र आंदोलन है और दूसरी तरफ उसे अपवित्र करने वाले आंदोलनजीवी हैं। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने कही कि किसानों के मुद्दे पर लगता है एक तरफ लोकसभा की कांग्रेस है और दूसरी तरफ राज्यसभा की कांग्रेस है। इसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ राहुल गांधी की पीढ़ी वाली कांग्रेस है और दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ, बुजुर्ग, अनुभवी नेता। और तीसरी बात प्रधानमंत्री ने कही कि 3 नए कानून विकल्प देते हैं, किसी को बाध्य नहीं करते, मौका देते हैं, किसी से कुछ छीनते नहीं। तो सबसे पहले किसानों पर संसद में बटी देश की सबसे पुरानी पार्टी की कहानी आज आप देखिए। अधीर रंजन जी प्लीज, अधीर रंजन जी अब ज्यादा हो रहा है। अधीर रंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते। प्लीज अधीर रंजन जी प्लीज, अधीर रंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैंने इस विषय पर कांग्रेस क्या 2 हिस्सों में बंट गई है? कांग्रेस लोकसभा और कांग्रेस राज्यसभा। एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। क्यों कांग्रेस को डिवाइडेड और कंफ्यूज पार्टी प्रधानमंत्री ने कहा? पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेल में बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। लगातार 3 दिन में दोनों सदन के भीतर सोमवार को 75 मिनट राज्यसभा, मंगलवार को 15 मिनट राज्यसभा और बुधवार को लोकसभा में 95 मिनट बोलने के लिए खड़े हुए प्रधानमंत्री ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को 2 भागों में बटा हुआ बताया। हमें मानते थे कि हिंदुस्तान की बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने करीब करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में भी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में बैठे हैं, लेकिन वो एक बहुत आनंद और उमंग के साथ वाद विवाद करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं। और यही कांग्रेस पार्टी का दूसरा तबका अब समय तय करेगा दुर्भाग्य क्या होगा। ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्या इसका कारण ये कि लोकसभा से उसी कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री के बोलने के दौरान वॉकआउट कर जाते हैं, जो राज्यसभा में शांति से चर्चा भी करते हैं और पीएम को सुनते भी हैं। इस पद को जो संभालेंगे, राज्यसभा में 30 घंटे चर्चा हुई,
25 दलों के 50 नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री को शांति से विपक्ष ने सुना, लेकिन लोकसभा में चर्चा के बाद प्रधानमंत्री के बोलने के दौरान 8 बार हंगामा हुआ। 45 मिनट के भीतर कांग्रेस के सांसद वॉकआउट कर गए। आइटम नंबर 19 माननीय प्रधानमंत्री जी। इससे पहले प्रधानमंत्री जैसे ही सदन में बोलने खड़े हुए, किसानों के मुद्दे पर आने से पहले ही एक बार हंगामा होता है। कभी कभी अज्ञान भी बड़ी मुसीबत पैदा करता है। कृषि क्षेत्र की इन भावी चुनौतियों को हमने प्रधानमंत्री के भाषण के 27वें मिनट पर कृषि कानून और किसान का मुद्दा आता है। दिल्ली के बाहर हमारे जो किसान भाई बहन बैठे हैं, राहुल गांधी के आगे बैठे कांग्रेसी सांसद और दल के सदन में नेता अधीर रंजन चौधरी सवाल उठाना बीच में शुरू करते हैं। देखिए मैं कितनी सेवा करता हूँ आपकी। आपको जहाँ रजिस्टर करवाना था हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती है। प्रधानमंत्री आगे जैसे ही किसानों के मुद्दे पर बोलते हैं कि आंदोलन और किसान का वो सम्मान करते हैं, हंगामा फिर से होता है। अधीर बाबू कुछ कहना है तो और मैं अध्यक्ष जी, बीच में जरूरी होता है सब। हंसते हुए हंगामे का जवाब प्रधानमंत्री देते रहे। कुछ ही पल में हंगामा ऐसा हुआ कि पीएम को बांटना पड़ा, लोकसभा अध्यक्ष को खड़ा होना पड़ा। सदन में नारेबाजी कांग्रेस की तरफ से हुई। अधीर रंजन जी प्लीज एक मिनट बैठिए 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 आसन पे बैठिए। माननीय सदस्यगण, अब इस हंगामे के बाद प्रधानमंत्री थोड़ा सख्त होकर बोले। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी से प्रधानमंत्री ने कहा, अधीर रंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया जहां रजिस्टर होना हो गया। और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना है? हम अपने आप। राज्यसभा में 2 दिन लगातार 90 मिनट शांति से प्रधानमंत्री विपक्ष के साथ अपनी बात रख पाए, लेकिन लोकसभा में 45 मिनट के भीतर 8 बार कांग्रेस के हंगामे ने इस सवाल को पैदा किया। पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। इसके बाद कांग्रेस वॉकआउट करके चली गई। विरोध इसलिए नहीं करते कि आपको हमें पसंद नहीं है, मैं विरोध करते मजबूर होके, क्योंकि ये किसानों को ये बदहाल, ये बर्बादी हमें और सहन नहीं जाता। अब कैसा हिंदुस्तान बनाया जहां लोहे की कील पे किसानों को बैठे के रखा। अब बस सवाल ये उठता है कि जनता सांसदों को सदन में आवाज उठाने के लिए भेजती है या वॉकआउट करने के लिए। वॉकआउट करना विरोध का एक तरीका है, लेकिन क्या ये समझना जरूरी नहीं कि संसद विरोध के लिए नहीं, चर्चा से समाधान के लिए बनी है। आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। ये तो चलता है, चलता रहेगा, मानसिकता छोड़ देनी पड़ेगी। विपक्षी नेताओं का सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप यही रहा है कि संसद में चर्चा किए बगैर कानून पास करा दिया। लेकिन जब चर्चा की बात आई तो कांग्रेस के सांसद वॉकआउट करके कहां गए? आप देखिए, राहुल गांधी कहां गए? उनके साथ लोकसभा के सांसद वॉकआउट करके सेंट्रल हॉल में बैठ गए, वहां कॉफी ली और पीने लगे। यानी जब किसानों के मुद्दे पर सामने से सरकार का पक्ष रखते हुए प्रधानमंत्री को सुनकर
उनसे आगे की चर्चा की जा सकती थी, सवाल पूछे जा सकते थे। तब वॉकआउट इसलिए क्योंकि कांग्रेस मांग करती रही कि कानून वापस लो। अब दो तस्वीरों के साथ देखिए, फैसला दर्शकों को करना है। क्या आज प्रधानमंत्री की बात सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देना ज्यादा बेहतर होता, या लोकतंत्र में वॉकआउट करके बाहर आकर कॉफी पीना ही जनता की तरफ से दी गई संसदीय जिम्मेदारी का हिस्सा है? विपक्ष के कई सांसदों ने चर्चा के दौरान कृषि कानून को काला कानून कहा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पूछते रहे, इनमें काला क्या है, बताया जाए। इसी कारण आज प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले कि विपक्षियों ने काला है या सफेद है, इस पर तो बड़ी चर्चा की, लेकिन काश इसके कंटेंट और इंटेंट पर भी चर्चा की होती। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। चर्चा तो किसानों की है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पूछा है कि एक किसान लाओ जिसका नए कानून से नुकसान हुआ हो। ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। तो किसान के नाम पर आंदोलन को राजनीति का रंग चढ़ाकर क्या भ्रम फैलाया जा रहा है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको लोकसभा में कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की सुर्खियों में आई बहस को सुनना होगा। बिल के विरोध करने वाले कई तरह की दलील देते हैं कि हमको नहीं चाहिए तो क्यों कानून थोप रही सरकार। प्रधानमंत्री इसका भी जवाब देते हैं। मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों? हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बनाता है। आंदोलन हो रहा है, चक्का जाम हाईवे पर हो चुका है, भारत बंद हो चुका है। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों के विरोध में 12 फरवरी को राजस्थान में सभी टोल प्लाजा फ्री कराने का ऐलान किया है और 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश में रेल रोकने का आह्वान किया है। इस पर भी प्रधानमंत्री कहते हैं, जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? फिलहाल प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया कि ये कानून देश में छोटे किसानों के लिए बड़े बदलाव लाने का है। कानून में सुधार की गुंजाइशों का रास्ता खुला है, चर्चा का दरवाजा भी खुला है, लेकिन कानून वापसी की कुंडी वाली राजनीति से बात आगे नहीं बढ़ पा रही। आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। आंदोलन में सियासतजीवी कौन है? इस सवाल को लगातार पूछने की दस्तक क्यों जरूरी है? इसे पूछने की वजह अब देखते हैं। आंदोलन अभी चल रहा है। अब से ठीक करीब 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। दिल्ली से नजदीकी की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यूपी में चुनावी हवा तय करने का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो यहां समझना जरूरी होता है, जिस किसान आंदोलन में 26 जनवरी से पहले तक सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसान ही प्रमुख तौर पर
मुद्दे से जुड़े और उसके नेता माने जाते रहे, उसी आंदोलन में 26 जनवरी के बाद धीरे धीरे यूपी के गाजीपुर बॉर्डर से सियासत जीवियों का प्रवेश शुरू होता है। गाजीपुर बॉर्डर पर राजनेताओं की लगातार एंट्री के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता सवाल भी उठाते हैं, लेकिन तब तक गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत के आंसुओं के साथ समर्थन में उतरने की राजनीति ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपनी एंट्री कर ली। पश्चिमी यूपी में पहले भारतीय किसान यूनियन ने पंचायत की, फिर पंचायत की राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के नाम पर पंचायत का मोर्चा कांग्रेस ने संभाला। प्रियंका गांधी वाड्रा आज सहारनपुर के चिलखाना में कांग्रेस की महापंचायत में पहुंची। यहां आने से पहले प्रियंका ने यह ट्वीट किया कि किसानों के दिल की बात सुनने, समझने, उनसे अपनी भावनाएं बांटने, उनके संघर्ष का साथ देने आज सहारनपुर में रहूंगी। सहारनपुर की महापंचायत के मंच पर किसान नेताओं से ज्यादा कांग्रेस के नेता दिखते हैं और फिर महापंचायत में प्रियंका गांधी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार को घेरती है। जो बड़े बड़े खरबपति हैं वो अपनी प्राइवेट मंडियां खोलेंगे और जबकि सरकारी मंडी में आपको टैक्स लगेगा तो प्राइवेट मंडी में आपको टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि तमाम किसान सबसे पहले प्राइवेट मंडियों में चले जाएंगे, लेकिन आस्ते आस्ते ये होगा कि जो बड़े बड़े खरबपति हैं वो उन मंडियों में सामान स्टॉक में रखेंगे, उन मंडियों में सामान इकट्ठा करके रखेंगे और जब मन चाहे तब आपसे खरीदेंगे, जिस दाम पे चाहे आपसे खरीदेंगे और कोई न्यूनतम प्राइस नहीं होगी, एमएसपी नहीं होगी, ऐसा कुछ कानून नहीं होगा जिसके जरिए आपको अपने उपज का सही दाम मिल पाएगा। आंदोलन से महापंचायत निकली और महापंचायत से सियासत, इसका पूरा गणित बताएं उसके पहले 2 तस्वीरें और देखिए। सहारनपुर महापंचायत में आने के पहले प्रियंका गांधी सहारनपुर के शिवालिक पर्वतों की तलहटी में स्थित सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन करती है। 40 मिनट तक मंदिर में ध्यान भी करती है। इसके बाद प्रियंका रायपुर खानका की मजार पर पहुंचती हैं। इस तरह पश्चिमी यूपी में एक दिन के जय जवान जय किसान के नारे के साथ शुरू हुए राजनीतिक कार्यक्रम में धार्मिक हिस्सा भी जुड़ जाता है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि इन सब के पीछे वजह है पश्चिमी यूपी से ही कांग्रेस को दोबारा उत्तर प्रदेश में खड़े हो पाने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं। कांग्रेस के यूपी में 5 में से 2 विधायक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ही आते हैं। सहारनपुर ही वो लोकसभा सीट है जहां कांग्रेस सबसे मजबूत मानी जाती है। इसीलिए सहारनपुर को प्रियंका की किसान महापंचायत के लिए चुना गया। पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की आबादी 30 से 40% तक है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट वोट निर्णायक भूमिका अदा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पहली बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, आंदोलन जीवी। तब से लेकर अब तक देश की राजनीति इसी शब्द के इर्द गिर्द घूम रही है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन विपक्ष की आलोचनाओं के बावजूद प्रधानमंत्री लगातार आंदोलन जीवियों पर प्रहार कर रहे हैं। आंदोलन को हाईजैक करने वालों के बारे में प्रधानमंत्री का कहना है कि उन्होंने आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया। अधीर रंजन जी, अब ज्यादा हो रहा है। अधीर रंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत कोई आएगा तो करेगा, ऐसे थोड़ा चलता है। जिम्मेवारियां लेनी चाहिए। भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। मौका था लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने का, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे कथित आंदोलन जीवियों पर अपनी दूसरी स्ट्राइक के लिए चुना। आशंकाओं को हवा दी जाती, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और माहौल ये आंदोलन जीवी पैदा करते हैं। ये प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सोमवार को राज्यसभा में पहली बार एक नए शब्द से देश को रूबरू करवाया था, आंदोलन जीवी। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है।
और वो है आंदोलन जीवी। विरोधियों ने इसे किसान आंदोलन पर निशाना माना और तब से ही भारत की राजनीति इसी शब्द के इर्द गिर्द हो रही है। एक मिनट बोल दिया ना, नहीं ऐसा ठीक नहीं है। इसकी झलक लोकसभा में देखने को मिली जब प्रधानमंत्री के 1.5 घंटे के भाषण में तकरीबन 8 बार हंगामा हुआ। हंगामे के बावजूद प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और देश को बताया कि क्यों आंदोलनकारियों और आंदोलन जीवियों में फर्क होना चाहिए, कैसे आंदोलन जीवी किसान आंदोलन को अपवित्र कर रहे हैं और क्यों सभी दलों को आंदोलन जीवियों का विरोध करना चाहिए। किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री का सीधा निशाना 26 जनवरी को हुई वो हिंसा थी जिसमें आंदोलन के नाम पर देश ने अराजकता देखी, तिरंगे का अपमान झेला। जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताएं। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? पिछले 75 दिनों से 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कई बार ऐसे मौके आए जब आंदोलनकारियों पर टोल प्लाजा में तोड़फोड़ के आरोप लगे। विरोध के नाम पर पंजाब में मोबाइल टावरों को भी निशाना बनाने का इल्जाम लगा, जिसने शांतिपूर्ण आंदोलन के दावे को फीका कर दिया। इस देश में टोल प्लाजा, इस देश में टोल प्लाजा सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है क्या? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बार फिर किसान मंडियों की पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने का आश्वासन दिया, एमएसपी पर भी बयान दिया और किसानों को आंदोलन जीवियों के झूठ से दूर रहने को कहा। मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। प्रधानमंत्री का सारा जोर इस बात पर था कि कृषि बिल पर विपक्ष असली मुद्दों से ध्यान भटका रहा है। राहुल गांधी ने पीएम का भाषण सुना, लेकिन वो बीच में ही सदन छोड़कर चले गए। ऐसी कंफ्यूज पार्टी। लेकिन लोकसभा में आने से पहले राहुल गांधी ने पीएम के आंदोलन जीवी वाले बयान पर ट्वीट करके तंज कसा। क्रोनी जीवी है जो देश बेच रहा है वो। दरअसल इस बार के बजट में सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम की इकाइयों और सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी को बेचने का ऐलान किया है। ये ट्वीट उसी फैसले को लेकर था, मगर प्रधानमंत्री ने ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म का अपने ही अंदाज में बचाव किया। टॉकिंग द राइट थिंग, इसकी वकालत करने वाले जब डूइंग द राइट थिंग की बात आती है तो उसी के सामने खड़े हो जाते हैं। ये चीजों को सिर्फ बोलने में विश्वास करते हैं, अच्छा करने में उनका भरोसा ही नहीं है। पिछले 3 दिनों में अगर प्रधानमंत्री की बातों को ध्यान से सुने तो ये कहा जा सकता है कि कृषि कानून को लेकर सरकार कोई समझौता नहीं करने वाली।
यानी फिलहाल ना तो आंदोलन खत्म होगा और ना ही आंदोलन जीवी जैसे नए शब्दों का नामकरण। आज तक ब्यूरो। आपने सुना, प्रधानमंत्री ने आज संसद में टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ को गलत ठहराया, लेकिन पीएम के भाषण के कुछ ही देर के बाद किसान नेताओं ने आंदोलन को तेज करने के लिए नए फैसलों का ऐलान किया, जिसके तहत वो राजस्थान में टोल फ्री करवाने से लेकर रेल रोकने तक का कार्यक्रम करेंगे। कैंडल मार्च होगा, मशाल जुलूस निकाले जाएंगे, लेकिन आंदोलन जीवी कौन है? पीएम का इशारा किसकी तरफ से? पंजाब से कांग्रेस सांसद ने इसका जवाब देने की कोशिश की है। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है, वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद देश की राजनीति का पारा बेहद गर्म और विपक्ष सरकार पर तीखे हमले कर रहा है। आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं, क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? मैं एक आंदोलन जीव, मुझे इसका फख्र है, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूं, अल्फाज छाप कर, किसी से डर कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। ये तीनों कानून को लेना पड़ेगा वापिस आपको, आपकी अना को थोड़ा मिटाना पड़ेगा और तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा। आप बनाओ CAA के रूल्स, इंशाअल्लाह हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, पूरे भारत में उसके खिलाफ एहतजाज होगा। पीएम साहब भी आंदोलन से निकले हैं सर। यहाँ मेरे ख्याल में इस हाउस में जेपी आंदोलन से बहुत से फिर वो परजीवी हो गए सारे। हद है। तो अगर वो परजीवी हैं तो बीजेपी वालों मेरी बात सुन लो, तुम रक्तजीवी हो, रक्तजीवी हो तुम। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री किसे आंदोलन जीवी बता रहे हैं? कौन बिना आंदोलन के नहीं जी सकता? हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। प्रधानमंत्री की बात का सीधा मतलब यह है कि देश में ऐसे ही आंदोलन जीवियों की वजह से टकराव के हालात बने रहते हैं। आंदोलनकारी और सरकार में समझौता नहीं हो पाता। पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू इसी लाइन पर एक बड़ा दावा करते हैं। ये योगेंद्र यादव, ये सबसे बड़ी आग लगाने वाला ये आदमी है। अगर आप इसे आज भी पकड़ लो, इसे आज भी पकड़ लो, उसी दिन किसान और आपकी बात सीधी हो जाएगी। तो रवनीत सिंह बिट्टू की नजर में योगेंद्र यादव वो आंदोलन जीवी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री लगातार 3 दिनों से कर रहे हैं। हाँ, आंदोलन जीवी, मैं जानता हूं आंदोलन जीवी क्या होते हैं। एक होते हैं आंदोलन भोगी, एक होते हैं आंदोलन रोगी, एक होते हैं आंदोलन जीवी। मोदी जी, गर्व से कहता हूं आंदोलन जीवी हूं। और अब खबर यूपी की कानून व्यवस्था से जुड़ी। नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना जागती है जब कानून व्यवस्था मजबूत हो, लेकिन पुलिस का मनोबल टूटता है और जनता का कानून पर भरोसा कमजोर होता है जब अपराधी ही पुलिस पर हमला कर दे। उत्तर प्रदेश में यही हुआ। जब सरकार बनी तब मुख्यमंत्री ने कहा,
सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। और 4 साल बाद उत्तर तरफ जब उत्तर प्रदेश में अपराधियों के अवैध कब्जे को ढहाने का सबसे बड़ा अपराध विरोधी अभियान प्रदेश में चल रहा हो, तब कच्ची अवैध शराब का हिस्ट्री शीटर इतना बेखौफ हो जाए कि सिपाही को मार दे, दरोगा की वर्दी फाड़कर हमला करे, तो ये चिंता की बात है। एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल हमारे थे जो पकड़ने गए थे उन लोगों को जिनके ऊपर इस तरह के केसेस थे, एक लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए गए थे, और उस पर इस तरह का हमला अपराधी तत्वों द्वारा पुलिस पार्टी पे करना न केवल चिंता का कारण है, पर गंभीर बात है। असली चिंता की बात यह कि एक हिस्ट्री शीटर जो पहले से बड़ा अपराधी रहा, उसे पकड़ने के लिए सिर्फ एक सिपाही और दरोगा ही क्यों गए? कच्ची शराब का जो भी काम होता था आसपास के पूरे उन सब का जो मुखिया था, जो सरगना था, मोती बताया जा रहा है। अब कई सालों से ऐसा होता रहा है क्योंकि मोती के खिलाफ 11 मामले दर्ज हैं, उसके जिस भाई का एनकाउंटर हुआ उसके खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं, और सूत्रों के मुताबिक मोती ने इसके पहले भी पुलिस टीम पर करीब साल भर पहले हमला किया था। यानी मोती का पूरा प्रोफाइल, वो किस तरीके का कैरेक्टर है, क्या कितने उसके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, ये जानते हुए भी क्यों 2 ही पुलिस के लोग जाते हैं। ऐसी चूक का तो दस्तक में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।